हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पोस्चरल ड्रेनेज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के समय। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं पोस्चरल ड्रेनेज का। पोस्चरल ड्रेनेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी बोल सकते हैं। पोस्चरल ड्रेनेज इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशनिंग to drain secretions from specific lung segments toward the central airways for clearance by coughing or suctioning. पोस्चरल ड्रेनेज एक टेक्निक है जो ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशनिंग का यूज़ करके जो लंग्स का स्पेसिफिक लंग सेगमेंट का जो भी सिक्रीशन होता है उसे ड्रेन करने में हेल्प करता है। लंग के स्पेसिफिक सेगमेंट से सिक्रीशंस को ड्रेन करके टूवर्ड्स सेंट्रल एयरवेज के तरफ लाता है फॉर क्लियरेंस बाय कफिंग के द्वारा एंड सक्शनिंग के द्वारा। सो सक्शनिंग और कफिंग के द्वारा जो भी ये सिक्रीशंस है लंग्स के, वो उसे क्लियर करने के लिए जो ये पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक है वो उसे सेंट्रल एयरवेज की तरफ लेकर आता है। और इसमें जो पोस्चरल ड्रेनेज है इसमें हम ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशनिंग का यूज़ करते हैं ताकि ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशनिंग के सपोर्ट से हम जो भी सिक्रीशंस हैं लंग्स के वो हम टूवर्ड्स सेंट्रल एयरवेज की तरफ ला सके। देन उसके बाद कफिंग या सक्शनिंग का यूज़ करके जो भी सिक्रीशंस है उसे क्लियर कर सके, रिमूव कर सके। सो आप लोग याद रखना, पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो एक टेक्निक होता है जिसके अंदर हम ग्रेविटी असिस्टेड पोजिशनिंग का यूज़ करते हैं। वैसा पोजीशन हम ट्रीट करते हैं जिसमें ग्रेविटी हमें सपोर्ट करे, ग्रेविटी का हमें सपोर्ट मिले, असिस्टेंस मिले टू ड्रेन सिक्रीशंस फ्रॉम स्पेसिफिक लंग सेगमेंट्स टूवर्ड्स द सेंट्रल एयरवेज, जो हमारा सेंट्रल एयरवे है उस तरफ, फॉर क्लियरेंस, जो भी सिक्रेशंस है उसके क्लियरेंस के लिए है, बाय कफिंग के द्वारा एंड सक्शनिंग के द्वारा। तो आप लोग याद रखना, जो सिक्रेशन है उसे हम कफिंग के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं और सक्शनिंग के थ्रू भी। सक्शनिंग को हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, सक्शनिंग के टाइप्स और सक्शन। देन बताया गया वाइल इफेक्टिव it may cause some complications especially in critically ill or unstable patient। सो बताया कि यहाँ पे ये मतलब फ़ायदे तो हैं, मतलब अच्छे से वर्क तो करता है, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, खासकर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट जो होते हैं उनमें, और जो अनस्टेबल पेशेंट होता है जिनमें वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होता, ऐसे पेशेंट्स में ये पोस्चरल ड्रेनेज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हम ये नीचे वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्चरल ड्रेनेज। सो पोस्चरल ड्रेनेज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सिस्टम वाइज हम हर एक कॉम्प्लिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। सो हम कॉम्प्लिकेशन को, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको सिस्टम वाइज, हर एक सिस्टम वाइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ऐसे डिफरेंट सिस्टम हमारे बॉडी में है ना, उस सिस्टम वाइज जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। ठीक है। सो फर्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है पोस्चरल ड्रेनेज के समय? हाइपोक्सिमिया का कंडीशन दिखाई देता है। हाइपोक्सिमिया मतलब रिड्यूस ऑक्सीजन इन ब्लड। ओके। और ये क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन बताया गया क्यों होता है हाइपोक्सिमिया। ड्यू टू V/Q मिसमैच और डिसैचुरेशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग पोजीशंस। बहुत लंबे समय तक ऐसे ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशनिंग में पेशेंट को रखने की वजह से जो हमारा वेंटिलेशन, और V मतलब वेंटिलेशन और Q जो है वो हमारा ब्लड फ्लो का परफ्यूज़न है, परफ्यूज़न, वेंटिलेशन बाय परफ्यूज़न। ठीक है, V/Q। जब हमारा वेंटिलेशन और परफ्यूज़न, जो ब्लड फ्लो का जो परफ्यूज़न है वो मैच नहीं होता, उस समय जो ऑक्सीजन है बॉडी में, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लो हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिमिया का कंडीशन दिखाई देता है। डिसैचुरेशन मतलब लो ब्लड ऑक्सीजन, जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है वो उसे हम डिसैचुरेशन बोलते हैं।
सो आप लोग याद रखना, जब हमारा वेंटिलेशन और परफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो मैच नहीं होता, वो इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। यह हमारा बहुत ही मोस्ट कॉमन रीज़न होता है हाइपोक्सिया का। और V/Q मिसमैच होने की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से जो हमारा गैस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन हम जब इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं, जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाता है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल ब्लड में लो हो जाता है और हाइपोक्सिया का कंडीशन होता है। देन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब जो हमारा एयरवेज का ब्रोंकाई का जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो लंग्स है वो नैरो हो जाता है और जो पेशेंट है उससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है, नैरो होने की वजह से, टाइटनिंग के वजह से। और ये क्यों होता है बताया गया, ट्रिगर्ड बाय इरिटेंट सिक्रेशंस और हेड डाउन पोजीशन की वजह से, और जो भी इरिटेंट्स होते हैं उनके सिक्रेशंस की वजह से। देन थर्ड बताया गया इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के वजह से, कॉम्प्लिकेशन में जो के वजह से हमारा जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है। और क्यों होता है वो बताया गया, इन पेशेंट विथ वीक रेस्पिरेटरी मसल्स और सीओपीडी कंडीशन की वजह से, और जिनमें रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होते हैं उन पेशेंट में जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है लंग्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस बताए गए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। देन हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसे पढ़ेंगे। सो आप लोग याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि हाइपोक्सिया, ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, और ये सब क्यों होता है उसे भी याद रखना। सो सेकंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो बताए गए हैं। फर्स्ट हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है ड्यू टू हेड डाउन टिल्ट और अफेक्टिंग वीनस रिटर्न। हेड डाउन टिल्ट की वजह से जो वीनस रिटर्न है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई और लो हो सकता है। वीनस रिटर्न मतलब जो हमारा वेंस, बॉडी का जो वेंस होता है उनका जो ब्लड फ्लो होता है वो बैक टू वापस आता है हार्ट के राइट एट्रियम में, उसे ही हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। बॉडीज़ के वेंस के थ्रू जो ब्लड फ्लो वापस बैक रिटर्न होता है हार्ट के तरफ राइट एट्रियम में, उसे हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। देन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन बताया गया है टैकीकार्डिया और अरिथमिया। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट एंड अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट रेट। सो ये क्यों होता है, रिफ्लेक्स के वजह से टू हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है उसके रिस्पॉन्स के वजह से, जो भी रिफ्लेक्स होता है उसके वजह से, एंड वेगल स्टिमुलेशन के वजह से। सो ये टैकीकार्डिया एंड अरिथमियाज का भी कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है पेशेंट में पोस्चरल ड्रेनेज के समय। सो जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसके वजह से जो रिफ्लेक्स है हमारा हार्ट का वो या तो टैकीकार्डिया के जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर हो जाएगा, तो इसका रिस्पॉन्स होता है लो ब्लड। देन थर्ड सिस्टम है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसके वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर स्पेशली इन हेड डाउन पोस्चर्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी और स्ट्रोक। सो बताया गया है कि न्यूरोलॉजिकल के कंडीशन में हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट को। हेड डाउन पोस्चर के वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और जो हेड इंजरी के कंडीशन में ये जो हमारा पोस्टरल ड्रेनेज का प्रोसेस है, टेक्निक है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हेड इंजरी में हम ये पोस्टरल ड्रेनेज ये यूज़ नहीं कर सकते टेक्निक, और स्ट्रोक पेशेंट को भी। सिस्टम
देन फोर्थ सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है पेशेंट में? नोज़िया, वोमिटिंग, रिफ्लक्स एंड एस्पिरेशन। सो ये क्यों होता है ये सब कंडीशन? कॉमन विथ हेड डाउन पोजीशन के वजह से, एंड जो भी आफ्टर मील जब हम पोस्टरल ड्रेनेज का ये टेक्निक जब यूज़ करते हैं पेशेंट में, उसके वजह से भी ये सब कंडीशन देखने मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर मील हमें ये जो पोस्टरल ड्रेनेज का टेक्निक है उसे अवॉइड करना है। देन फिफ्थ सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो इसमें डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। सो इसमें ये डिस्कम्फर्ट और पेन क्यों होता है? इन ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। जिनका भी सर्जरी हुआ रहता है, जिन पेशेंट का आफ्टर सर्जरी अगर हम पोस्टरल ड्रेनेज का टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उन्हें पोस्टरल ड्रेनेज दे रहे हैं सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए, तो फिर उन्हें डिस्कम्फर्ट और पेन फील हो सकता है। फ्रैक्चर के भी कंडीशन में डिस्कम्फर्ट और पेन फील हो सकता है, और ट्रॉमा के वजह से भी। सो इसलिए मस्कुलोस्केलेटन के ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पोस्टरल ड्रेनेज के समय देखने मिलता है, पोस्टरल ड्रेनेज के समय होता है। देन सिक्स्थ एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन अदर्स में डिजीनेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, फटीग, पेशेंट थक भी सकता है। सो ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग और अनकंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन तो है नहीं, अनकंफर्टेबल है ना पोजीशन, जिसके वजह से लोग मतलब जो पेशेंट हैं वो डिजीनेस फील कर सकता है और फटीग फील कर सकता है, उससे एंजाइटी हो सकता है लंबे समय तक अगर हम पोस्टरल ड्रेनेज पेशेंट को देंगे तो। सो ये सब ऑल कॉम्प्लिकेशंस बताए गए थे जो कि पोस्टरल ड्रेनेज के समय हो सकते हैं। ये इन सब कॉम्प्लिकेशंस को आप लोग ध्यान में रखना। देन यहाँ पे प्रिकॉशंस बताए गए हैं कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। अवॉइड हेड डाउन पोजीशंस इन पेशेंट विथ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, रिफ्लक्स और रिसेंट मील। जो भी हेड डाउन पोजीशन हैं हमें अवॉइड करना है जिन पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हो और रिफ्लेक्स हो उनमें एबनॉर्मल, एंड जिन्होंने रिसेंटली खाना खाया हो, मील जिन्होंने रिसेंटली फूड इंटेक किया हो, उनमें हमें पोस्टरल ड्रेनेज का टेक्निक अवॉइड करना है। देन प्रिकॉशन में हम मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, बीपी एंड सिम्टम्स थ्रू आउट द जो भी टेक्निक है पोस्टरल ड्रेनेज का, हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट एंड बीपी को मॉनिटर करते रहना है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। देन यूज़ मॉडिफाइड पोजीशंस फॉर एल्डरली और कार्डियक कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। देन बताया गया कि जो भी मॉडिफाइड पोजीशंस होते हैं उनमें मतलब उन्हें हमें यूज़ करना है एल्डरली जो कि ओल्ड जो पेशेंट्स हो गए रहते हैं उनमें। देन कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़, जिन्हें कार्डियक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उन पेशेंट्स में भी हमें मॉडिफाइड पोजीशन का यूज़ करना है पोस्टरल ड्रेनेज के लिए। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन बताया गया है जो सेशन है पोस्टरल ड्रेनेज टेक्निक का, वो से हम टाइम लिमिट रखना है 10 to 15 मिनट्स पर सेगमेंट। एक सेगमेंट का सिक्रेशन क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें 10 to 15 मिनट्स ही यूज़ करना है, पोस्टरल ड्रेनेज टेक्निक देना है। देन टेक्निक अप्लाई करना है। अलाउ रेस्ट पीरियड्स एंड क्लियर सिक्रेशंस आफ्टर ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का सिक्रेशन क्लियर करने के बाद हमें रेस्ट पीरियड भी देना है, रेस्ट करने का टाइम देना है। उसके बाद फिर रेस्ट करने के बाद ही सेकेंड टाइम हमें सेशन स्टार्ट करना है। एक ही बार में ऑल सेगमेंट्स का हमें सिक्रेशंस क्लियर नहीं करना है, रेस्ट पीरियड बीच बीच में देकर गैप, फिर हमें टेक्निक का फिर हमें ट्रीटमेंट देना है। देन यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट रोल बताया गया है कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है पोस्टरल ड्रेनेज में। इवेल्युएट, सो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इवेल्युएट पेशेंट टॉलरेंस बिफोर पोस्टरल ड्रेनेज। तो हम फिजियोथेरेपी को पता करना होता है पेशेंट का टॉलरेंस लेवल पोस्टरल ड्रेनेज देने से पहले,
देन मॉडिफाई पोजीशंस एज पर कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल एंड जीआई स्टेटस। जो भी उनका कंडीशन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल या कार्डियक से रिलेटेड, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड जो भी उनका कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट का पोजीशन है उसे मॉडिफाई करना है। एंड कंबाइन विथ ब्रीदिंग कंट्रोल एंड सक्शनिंग इफ नेसेसरी। और अगर पोस्टरल ड्रेनेज के समय हम जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ब्रीदिंग कंट्रोल को भी उसके साथ कंबाइन कर सकता है और सक्शनिंग भी यूज़ कर सकता है अगर ज़रूरी हो तो, नीडेड हो तो। देन डॉक्यूमेंट पेशेंट्स रिस्पॉन्स एंड एनी एडवर्स इफ़ेक्ट। कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट अगर पेशेंट में वो दिखाई दे रहा है, बुरा इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट, तो उस पेशेंट का जो भी उसके अगेंस्ट जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है उसे हमें नोट करना है। कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है उसे हमें नोट डाउन करना है फिजियोथेरेपिस्ट को। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको आईसीयू से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।